दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आम चुनाव से ज्यादा पैसा आपने प्रचार प्रसार में खर्च किया है, यह पैसा कितना खर्च किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपने इतना पैसा प्रचार प्रसार में खर्च किया है तो जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, उसकी साफ सफाई और रंग रोगन भी आप करवा सकते हैं। कोर्ट ने इसके लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके से पैसा खर्च करना बिल्कुल सही नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक साफ सफाई नहीं हो जाता है और रंग रोगन नहीं हो जाता है, तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि 21 अक्टूबर से पहले यह काम हो जाए, उसके बाद 21 अक्टूबर को जब कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो फिर चुनाव परिणाम घोषणा करने की अनुमति दे सकता है। अब देखना होगा मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट 21 अक्टूबर को क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग में कुछ शिकायतें करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि करीब 12 से 14 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर ईवीएम की वजह से पार्टी को चुनाव हारना पड़ा और जो ईवीएम की जो काउंटिंग मशीन्स थी उनकी वजह से ही पार्टी को कुछ सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। छल और कपट की राजनीतिक दुरुपयोग, पैसे का, सरकारी मशीनरी का और क्या क्या षड्यंत्र इन्होंने नहीं रचे, ये हरियाणा की जनता ने सबने पता है। और मैं जरूर कहता हूँ, हरियाणा की जनता इलेक्शन नहीं आ रही है, हरियाणा की जनता को इलेक्शन हराएगा। कोई ऐसे बूथ दिखाऊंगा जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को 0 पर्ची नहीं आ रही, ऐसा हरियाणा में अगर कहीं है तो आप बताओ। साथ ही साथ 3 जिले ऐसे हैं, नारनौल, हिसार और सोनीपत, जिससे जो कार्यकर्ता है, जो पोलिंग एजेंट रहे हैं, उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब इसी कड़ी में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने का समय मांगा है और कई बड़े नेता जो हैं वो चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं कि चुनाव आयोग में जाकर जो है कांग्रेस शिकायतें दर्ज करवाएगी, किस तरह से जो इनपुट उन्हें मिले हैं और जो गड़बड़ियां ईवीएम के दौरान, चुनाव काउंटिंग के दौरान की गई हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड में मैया सम्मान निधि योजना बनाम गोगो दीदी योजना अपने आप में लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर के मैया सम्मान निधि योजना के बाद जिस तरह से बीजेपी ने अपनी योजना लागू की और मुख्यमंत्री के स्तर पर उस योजना को लेकर तमाम उपायुक्तों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, उसके बाद चुनाव आयोग के दरवाजे पर जेएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और चुनाव आयोग से मिलकर एक तो गोगो दीदी योजना को लेकर शिकायत की है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण ये है कि इस शिकायत से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जेएमएम भी चाहता है कि इसी तरह की एक और योजना जो कि जेएमएम सम्मान निधि योजना होगी उसको वो लागू करना चाहता है और इसके लिए सभी महिलाओं को 30,000 रुपये प्रति माह की राशि जो है वो सरकार बनने के बाद देना चाहता है। अब इसके लिए चुनाव आयोग उसके जेएमएम को अनुमति दे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि आयोग के ही एक पुराने पत्र के मद्देनज़र बगैर अनुमति के इस तरह की योजना जो है उसका फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो तमाम बातें अपनी जगह हैं। हकीकत यही है कि मैया सम्मान निधि योजना को लेकर बीजेपी परेशान हुई और अब कहीं ना कहीं बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा परेशान दिख रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच झारखंड में महिलाओं की तो पौबारा नजर आ रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। एक बार फिर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का चला जादू।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार किया। जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया वहां पे बीजेपी ने करिश्मा कर दिखाया। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हुई। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस को 37 सीट पर जीत मिली है, लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार करने वालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है। सीएम योगी एक बार फिर से बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 5 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसी तरह उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार किया। 14 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिसमें से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस के दम पर बीजेपी के ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। उनका चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू लगातार चलता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर संजय राउत द्वारा दिया गया बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल संजय राउत ने ये बयान दिया था कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना बंद हो चुकी है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने संजय राउत के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जारी है और अभी हाल ही में उन्होंने 5 तारीख को लाडली बहनाओं के खाते में राशि जमा की है। यानी कि लगातार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है और लाडली बहना योजना जारी है और संजय राउत गलत बयानी कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव होना चाहते हैं, जिसका कि लाभ संजय राउत लेना चाहते हैं और उसी के चलते उन्होंने इस तरह का गलत बयान दिया है। महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जरा संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। कांग्रेस सांसद और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी तरीके के मामले लंबित है, उससे संबंधित सभी जानकारी अगली सुनवाई से पहले अदालत को मुहैया कराए, उसके बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और ब्रिटेन का पासपोर्ट उनके पास मौजूद है। साथ ही एक कंपनी में निदेशक के तौर पर भी वो शामिल है। इस तरीके के आरोप लगाते हुए भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि गृह मंत्रालय इसको लेकर कार्रवाई करे। अब देखना होगा जब 6 नवंबर को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। हरियाणा का चुनाव परिणाम क्या आया? इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिखने लगी है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। 10 सीटों पे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, तब जब दोनों तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तरफ से दावा किया जाता रहा है कि सब कुछ ठीक है और मिल बांट के हम लोग तय कर लेंगे कि कौन सी सीटें पे किस दल के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्र्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे
और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित करने के बाद योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने तंज कसा, कहा कि हवा के बुलबुले हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। जिस तरह कांग्रेस का मनोबल लोकसभा के चुनाव में बढ़ा था, लेकिन हरियाणा चुनाव के परिणाम आने के बाद बुलबुल फुस हो गया, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो मनोबल बढ़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। बस इंतजार कीजिए। इस तरीके का गठबंधन अवसरवादी गठबंधन होता है और ये लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे ही। एक बार इनको मौका मिल गया है तो उत्साह बढ़ा हुआ है। आगे कांग्रेस का उत्साह ठंडा हो गया है, उपचुनाव में सपा का भी ठंडा हो जाएगा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। सप्तमी के साथ ही दुर्गा पूजा में पट खुलने का सिलसिला तेज हो गया है। पटना के तमाम इलाकों में दुर्गा की सैकड़ों प्रतिमाएं बैठाई गई है और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जुटती है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना के इनकम टैक्स के पास स्थित मां दुर्गा की ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा के खुल जाने के बाद अब श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी है। लेकिन इन प्रतिमाओं के इर्द गिर्द पटना पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न हो। इसके लिए पटना पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें पटना के एसएसपी की तरफ से कई निर्देश दिए गए हैं। पूजा पंडाल में जो है उसके लिए भी हम लोगों ने कमेटी से अनुरोध किया है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग जहाँ संभव है अलग से लाइन बनाएं, जिससे अलग पंक्ति में लोग खड़े हैं। प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग से रखते हैं। जो बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं उस बिजली की व्यवस्था भी सुरक्षित रहे, किसी को किसी प्रकार से करंट वगैरह इस तरह की कोई समस्या का सामना नहीं पड़ना पड़े। आग से जो सुरक्षा के उपाय हैं उनका भी अनुपालन करें। ये सारी जो है शर्तें उनको अवगत करा दी गई हैं और हम लोग की अपेक्षा है कि उसका अनुपालन करेंगे। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पटना पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ उपद्रवी भीड़ में किसी तरह के अवांछनीय हरकत कर सकते हैं और ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पटना पुलिस ने सादी वर्दी में जवानों को भीड़ में उतार दिया है। पटना पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इंटेलिजेंस इनपुट और जवानों की तैनाती के बल पर इस बार शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। देश नवरात्रि का त्योहार मना रहा है। पूरे देश में शक्ति की आराधना की जा रही है। गुजरात में देश का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल यानी डांडिया चल रहा है और ऐसे में बालिकाओं को नर पिशाचों से कौन बचाएगा, यह सवाल उठने लगा है। नवरात्रि के दिनों में गुजरात में 2 जघन्य घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसे तो कई मामले सामने आए हैं, लेकिन 2 घटनाओं ने राज्य की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। 4 अक्टूबर को बड़ौदा शहर में एक बालिका के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इन बलात्कारियों को 48 घंटे के अंदर धर दबोचा है। इसके बाद बीती रात फिर सूरत में एक बालिका के साथ कुकर्म किया गया और यह भी गैंगरेप हुआ है और इस मामले में भी अब राज्य में राजनीति तेज हो गई है। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज इस मामले को लेकर अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष लगातार सरकार पर निशान साध रहा है। ऐसे में राज्य में एक बार कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठने लगा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ जहां हरियाणा चुनाव को लेकर के रिजल्ट को लेकर के लालू प्रसाद यादव से सवाल किए जाने पर उन्होंने चुप्पी साध ली, तो वहीं दूसरी तरफ जो आवाज का मामला है, तेजस्वी यादव ने जम करके मीडिया से लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव का कहना है कि मैंने सारे मामले देखे हैं, किसने क्या दिखाया है, क्या चलाया है, और मैंने अपने आदमियों को बोला है कि इनकी प्रोफाइल बनाओ और वकीलों से बात करके लीगल नोटिस भेजा जाएगा। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं, तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है? और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई, क्यों नहीं भवन? कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है, आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है।
वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। वहीं भवन निर्माण विभाग के तरफ से उन्होंने ये बताया कि अगर मैं गलत होता तो भवन निर्माण विभाग अभी तक चुप क्यों बैठा होता। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। मैंने कहा शारदीय उत्सव बंगाली की जीवन में इन 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और दुर्गोत्सव सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि दिल्ली में सीआर पार्क एक मिनी बंगाल जिसे कहा जाता है, खास करके इन दिनों में इतनी चहल पहल सेलिब्रेशन में जुट जाते हैं यहाँ के सारे लोग, तो यहाँ पे आना तो बनता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पूजा के इस अवसर पे हम लोग आ गए हैं सीआर पार्क दुर्गोत्सव समिति में। कोलकाता के बाद उत्तर पूर्व राज्यों के अंदर दिल्ली में सबसे बड़ी जो पूजा होती है, पिछले 49 सालों से ये पूजा चली आ रही है। हमारे साथ है सीआर पार्क दुर्गोत्सव पूजा समिति से अभिषेक। मेला ग्राउंड में हम लोग 5 दिन की प्रॉपर पूजा मनाते हैं, बिकॉज हम लोगों के लिए दुर्गा पूजा बहुत एक मेन फेस्टिवल होता है जो साल में एक बार ही आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम फुलेस्ट तक एंजॉय करें। आनंद के साथ लोग यहाँ पे शामिल होने के लिए आते हैं। नाम एकदम सही रखा है जिन्होंने भी रखा है कि आनंद मेला। तो आप लोग भी पूजा एंजॉय करते रहिए। सीआर पार्क में पूरे 12 पंडाल होते हैं, लोग यहाँ पे शामिल होने के लिए आते हैं। नाम एकदम सही रखा है जिन्होंने भी रखा है कि आनंद मेला। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो जाने की वजह से अर्घे में एक महिला गिर गई और उसके ऊपर एक पुरुष गिर गया। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, क्योंकि मंदिर में के गर्भगृह में महिला के गिरने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणी करने लगे। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने जांच बैठाते हुए जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मंदिर प्रशासन ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए श्रद्धालुओं के बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। तो अब वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंदिर प्रशासन के अगले आदेश तक सिर्फ स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी और मंदिर में श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन होगा और श्रद्धालु अर्घे के बाहर से ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन ने एहतियातन ये कार्रवाई की है और इस घटना की जांच की जा रही है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।